हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बेसिकली वो 11th क्लास का टॉपिक होता है सीबीएसई बोर्ड में। तो वो जो टॉपिक है, अपना जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है बेसिकली। तो मैं अपना इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जो है उसमें वो टॉपिक अभी 12th में आ गया। पहले 11th में हुआ करता था बट अब वो 12th में आ चुका है। तो वो टॉपिक का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। बट सीबीएसई बोर्ड में ये जो टॉपिक है ये आपका 11th स्टैंडर्ड में ही है। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं कि बेसिकली इस चैप्टर में है क्या। सो बेसिकली फ्लूइड होता क्या है। तो फ्लूइड का मतलब होता है, आप लिक्विड और गैसेस दोनों को फ्लूइड कह सकते हैं, लिक्विड एंड गैसेस को। क्योंकि फ्लूइड्स का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन फ्लो। इट इज़ एनीथिंग दैट कैन फ्लो। तो ऑब्वियस है कि सॉलिड्स तो फ्लो नहीं हो सकते, सॉलिड्स तो बह नहीं सकते। लिक्विड बह सकता है, गैसेस बह सकती हैं, है ना। बहना समझ रहे हैं ना, फैलना। तो वैसा सॉलिड तो नहीं करते, सॉलिड जगह पे ही होते हैं। तो बेसिकली फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। ठीक है। तो उसमें लिक्विड्स भी आ जाते हैं और गैसेस भी आ जाते हैं। अब एक आइडियल फ्लूइड कैसा होता है, एक आइडियल फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, आइए उसे समझते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि इट इज़ इनकॉम्प्रेसिबल। एक आइडियल फ्लूइड जो है उसे दबाया नहीं जा सकता। यानी कि बेसिकली आप उसे किसी कंटेनर में भर के ऊपर पिस्टन लगा के उसे दबाने की कोशिश करें, बल्कि उसके ऊपर कूदें, उसे दबाएं, कुछ करें, वो दबने वाला नहीं है। तो आइडियल फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल होता है। इनकॉम्प्रेसिबल यानी कि उसकी डेंसिटी जो है वो फिक्स रहती है। इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट। ये मैं आइडियल फ्लूइड की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली दुनिया में ऐसा कोई आइडियल फ्लूइड नहीं है। हालांकि मैक्सिमम फ्लूइड्स आइडियल फ्लूइड की तरह, मतलब मैक्सिमम लिक्विड्स, सॉरी मैक्सिमम लिक्विड्स, गैसेस नहीं, मैक्सिमम लिक्विड्स आइडियल फ्लूइड की तरह काम करते हैं, जिन्हें दबाना बड़ा मुश्किल होता है। पानी को भी आप इतनी आसानी से दबा नहीं सकते। तो एक तो प्रॉपर्टी हो गई ये। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इट इज नॉन विस्कस। एक आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस भी होता है। नॉन विस्कस का मतलब है कि उसमें फ्रिक्शन नहीं होता। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड सॉलिड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है ना, उसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं, सॉलिड सॉलिड के बीच में। लेकिन सॉलिड लिक्विड के बीच में जो होता है, या लिक्विड गैस के बीच में जो होता है, या लिक्विड लिक्विड के बीच में जो होता है, या गैस गैस के बीच में जो होता है, इन सब को हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो बेसिकली फ्रिक्शन और विस्कोसिटी सिमिलर हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट बेसिकली आप ऐसा कह सकते हैं कि दे आर ऑलमोस्ट सेम थिंग। लेकिन प्रॉपर्टीज में फ़र्क है। प्रॉपर्टीज में फ़र्क है। तो एक आइडियल फ्लूइड कैसा होगा ना, कि उसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, यानी कि उसकी जो लेयर्स होंगी, वो लेयर्स जब चलेंगी तो बहुत ही स्मूथली चलेंगी, और किसी भी एक लेयर जो है का जो असर है दूसरी लेयर पे नहीं होगा। सो दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सो एक आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस भी होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी बात ये है कि इट्स फ्लो इज इरोटेशनल। इट्स फ्लो इज इरोटेशनल। इरोटेशनल का मतलब ये है कि जो लिक्विड का जो जो एक आइडियल फ्लूइड है, सॉरी, उसका जो फ्लो है उसमें कोई टर्ब्यूलेंस नहीं होता है। नो टर्ब्यूलेंस। मतलब टर्ब्यूलेंस मतलब बेसिकली यानी कि अगर वो फ्लो हो रहा है तो स्मूथली फ्लो होगा, हर बार स्मूथली फ्लो होगा। ठीक है। देखिए, भले उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ से फिर ऐसा है, इसके बाद ऐसा है, लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि मतलब यानी कि ऐसा कर्ल होता जा रहा है फिर आपस में ही जुड़ता जा रहा है। ऐसे एडीज नहीं बनेंगे, वर्लपूल्स नहीं बनेंगे। ठीक है। तो ये स्ट्रीमलाइन टाइप का फ्लो होगा। स्ट्रीमलाइन किसे कहते हैं, कि यानी कि अगर एक पॉइंट से अगर कुछ मॉलिक्यूल गुजरे हैं, तो आने वाले समय में कुछ पल के बाद भी मॉलिक्यूल्स उसी तरीके से गुजरेंगे। मतलब हर बार जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन वही होगा। हर बार जब भी जो भी बंदा यहाँ पहुंचेगा ना, वो इसी डायरेक्शन में जाएगा। जो बंदा यहाँ पहुंचेगा वो इसी डायरेक्शन में जाएगा। सो उसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, कि यानी कि आपका जो है उस पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पर डायरेक्शन फिक्स है कि किस डायरेक्शन में मोशन होना है। सो दैट्स कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। सो टर्ब्यूलेंस नहीं होगा उसमें, रोटेशंस नहीं होंगे। सो एक आइडियल फ्लूइड की तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि इट्स फ्लो इज इररोटेशनल।
एक आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी ये भी है कि इट शोज़ ज़ीरो रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, यानी कि आप इस पे बेसिकली यानी कि आप कह सकते हैं ना कि इसका शियर मॉड्यूलस 0 है। शियर मॉड्यूलस इज़ 0। शियर मॉड्यूलस समझते हैं ना, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉड्यूलस आप लोग समझते होंगे। तो बेसिकली इसका शियर मॉड्यूलस आप कह सकते हैं कि 0 होता है एक आइडियल फ्लूइड का, यानी कि इसे आप जैसे चाहें डिफ़ॉर्म कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसकी 0 क्यों होती है? क्योंकि बेसिकली मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फ़ॉर्मूला क्या है? इट इज़ टेंजेंशियल फ़ोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। तो जो शियरिंग स्ट्रेन है, इसकी वैल्यू इनफ़ाइनाइट होती है फॉर एन आइडियल लिक्विड, इसकी वैल्यू इनफ़ाइनाइट होती है। इसका ये मतलब है कि बेसिकली अगर एक कोई लिक्विड है, उसे आपने टेंजेंशियल फ़ोर्स अप्लाई किया, तो इट कैन नॉट सस्टेन। जैसे सॉलिड्स होते हैं, वो सस्टेन कर पाते हैं, थोड़ा-सा ही बेंड होते हैं, बट लिक्विड इसको सस्टेन नहीं कर सकता है, लिक्विड इस फ़ोर्स को। लिक्विड विल स्टार्ट फ्लोइंग इमीडिएटली। लिक्विड कैन नॉट सस्टेन अ टेंजेंशियल फ़ोर्स। तो हम कहते हैं कि ना उसका शियर मॉड्यूलस 0 है, क्योंकि उसमें शियर स्ट्रेन इनफ़ाइनाइट है। उसका शेप जो है चेंज बहुत ईज़िली हो जाता है। लेट्स से कि इवन 0 फ़ोर्स से उसका शेप चेंज हो जाता है ना? तो शियर स्ट्रेन इनफ़ाइनाइट होता है उसका। चलिए ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे, बट ये 4 प्रॉपर्टीज़ बहुत सिंपल है आइडियल फ्लूइड की। इट इज़ इनकम्प्रेसिबल, इट्स डेंसिटी इज़ कांस्टेंट, इट इज़ नॉन विस्कस एंड इट्स फ्लो इज़ इर्रोटेशनल, इट शोज़ ज़ीरो रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, राइट? अब आते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वांटिटी पे, जिसका नाम है प्रेशर। सो प्रेशर बेसिकली क्या चीज़ है? It is a thrust exerted by a liquid at rest per unit area normal to the surface in contact with the liquid is called as the pressure। मतलब एक थ्रस्ट जो डालता है, थ्रस्ट मतलब क्या, एक तरीके का फोर्स जो लिक्विड डालता है एट रेस्ट पर यूनिट एरिया, इस पे डालता है जो भी सरफेस उसके कांटेक्ट में है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक हमारे पास बीकर है, तो इस बीकर की दीवारों पर इसके अंदर भरा हुआ जो लिक्विड है, इसके अंदर जो भी लिक्विड या फ्लूइड भरा हुआ है, इसकी दीवारों पर वो डालता है प्रेशर, इसकी दीवारों पे लगाता है थ्रस्ट। तो ये जो थ्रस्ट है, ये जो फ़ोर्स है जो वो दीवारों पे लगा रहा है पर यूनिट एरिया, जब उसे कैलकुलेट किया जाए, तीनों बराबर है एक्चुअली। बराबर इन द सेंस मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ग्रेविटी का इफ़ेक्ट इग्नोर करता हूँ, ठीक है? ग्रेविटी का इफ़ेक्ट, अब आप बोलेंगे सर ग्रेविटी का इफ़ेक्ट ये वर्ड आपने यूज़ क्यों किया? बिकॉज़ प्रेशर यहाँ पे थोड़ा कम होता है साइड पे, जब थोड़ा डेप्थ में जाते हैं ना, तो प्रेशर बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा होगा, बट मैं वो नहीं बताना चाह रहा था। एक्चुअल में ग्रेविटी का अगर इफ़ेक्ट इग्नोर कर दिया जाए और ये चीज़ को स्पेस में ले लिया जाए, इसे पूरा बंद कर दिया जाए, तो फिर आप देखेंगे कि हर वॉल पर ये जो है इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। हर वॉल पर इक्वल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। सो बेसिकली थ्रस्ट क्या होता है ना, मतलब सॉरी, प्रेशर क्या होता है ना, इट इज़ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड पर यूनिट एरिया नॉर्मली टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो नॉर्मली देखिए डाल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बीकर का शेप ये होता, तो फिर जो है फोर्स इस तरीके का होता। तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर है, ये फोर्स पर यूनिट एरिया। सो इट इज़ लाइक अ नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना? सो प्रेशर इज़ लाइक नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है? फोर्स नॉर्मल होना चाहिए, थ्रस्ट नॉर्मल होना चाहिए। तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया ये आपका प्रेशर है। प्रेशर का जो यूनिट है बेसिकली ब्लेज़ पास्कल के नाम पे रखा गया है। ब्लेज़ पास्कल वाज़ अ साइंटिस्ट, 1663 के अराउंड थे ये साइंटिस्ट। मतलब अराउंड, मतलब ऐसा मान लीजिए 1600 से 1700 के बीच में साइंटिस्ट थे ये ब्लेज़ पास्कल, जिन्होंने काफ़ी काम किया था फ्लूइड्स के ऊपर, फ्लूइड्स के प्रेशर के ऊपर। तो इनके नाम पे यूनिट का नाम रख दिया गया है। तो यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल। तो 1 पास्कल कितना होता है भाई? वो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, कुछ और साइंटिस्ट लोगों ने भी काम किया था इसके ऊपर। ये तो एसआई यूनिट है, ये तो एसआई यूनिट है,
स्टैंडर्ड वाला अपना इंटरनेशनल यूनिट जो होता है वो है। इसके अलावा भी और भी हैं यूनिट्स, जैसे 1 बार, 1 बार इज़ 10⁵ पास्कल या फिर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बार भी एक यूनिट है। वैसे ही एटीएम, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे कहते हैं 1 एटीएम। तो 1 एटीएम इज़ ऑल्सो अ यूनिट, 1 एटीएम इज़ ऑल्सो अ यूनिट और ये होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ लाइक 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसे आप ये भी कह सकते हैं 1.01325 बार, है ना? इसे आप बार भी कह सकते हैं। तो ये 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बार होता है ना? अब आप देख सकते हैं कि बार और एटीएम प्रेशर में कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं है। यहाँ पे जैसे 1 इंटू 10⁵ है और यहाँ पे 1.01325 इंटू 10⁵ है। तो अप्रॉक्सिमेटली 1 के बराबर ही है। तो कभी-कभार है ना इन दोनों को इंटरचेंजेबली भी यूज़ करते हैं। कभी एटीएम यूज़ कर लेते हैं, कभी बार यूज़ कर लेते हैं, बट दोनों एग्ज़ैक्टली सेम नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा-सा फ़र्क है। ठीक है? वैसे एक होता है टॉर होता है, टॉर। अब ये टॉर क्या यूनिट है? सो टॉर इज़ 760 mm ऑफ Hg। अब प्रेशर इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg। आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा अजीब-सा यूनिट है। तो इसमें कैसा है 1 सेकंड आई एम सॉरी, 1 टॉर इज़ नॉट दिस मच। अ, 760 टॉर इज़ दिस मच, 760 mm ऑफ Hg। तो 1 टॉर कितना है? मतलब सिंपली 1 टॉर इज़ 1 mm ऑफ Hg, 1 mm ऑफ Hg, 1 टॉर इज़ 1 mm ऑफ Hg। तो अब ये मैंने 760 क्या लिखा था मैं बता देता हूँ। 1 एटीएम प्रेशर, 1 एटीएम प्रेशर कैन बी रिटन एज़ 760 mm ऑफ Hg या फिर 760 टॉर। अब आप बोलेंगे लेकिन ये है क्या सर? व्हाट इज़ mm ऑफ Hg? तो एक्चुअल में लिसन, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करें कि एक सिलेंडर ले लें, ठीक है? एक सिलेंडर ले लें आप, जिसका जो एरिया है यूनिट एरिया है, मान लेते हैं इसका जो बेस एरिया यूनिट एरिया है और इसमें आप मर्क्यूरी को भर दें, मर्क्यूरी को भर दें 76 सेंटीमीटर की हाइट तक। 76 सेंटीमीटर की हाइट तक अगर आप मर्क्यूरी को भर देंगे, यानी कि 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी को अगर आप भर देंगे, 760 मर्क्यूरी अगर आप भर देंगे इसके अंदर, और ये एरिया बेस एरिया इज़ लाइक 1 यूनिट स्क्वायर व्हाटएवर इट इज़, है ना? 1 यूनिट स्क्वायर या 1 यूनिट बेसिकली आप कह सकते हैं। तो इट इज़ लाइक 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आप लेना चाहें वैसा यूनिट यूनिट लेना होगा आपको। तो जो ये प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट होगा इतने भारी मर्क्यूरी की वजह से, 76 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी जो लेंगे आप, उसकी वजह से जो प्रेशर यहाँ पे इस बॉटम पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, बॉटम के पॉइंट्स पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, उसे 1 एटीएम प्रेशर कहते हैं। सो 1 एटीएम प्रेशर। तो यानी कि 76 सेंटीमीटर की मर्क्यूरी का जो वज़न की वजह से जो प्रेशर बन रहा है, वज़न क्या होता है? वेट होता है, वेट क्या होता है? फ़ोर्स होता है ना? वज़न वेट क्या होता है? फ़ोर्स होता है ना? फ़ोर्स इज़ मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो 76 सेंटीमीटर की अगर आप मर्क्यूरी लेते हैं और बेसिकली उस मर्क्यूरी के वज़न का जो प्रेशर है वो आप निकालते हैं, तो बॉटम पे जो प्रेशर बनेगा वो बनेगा 760 mm ऑफ Hg या 760 टॉर बनेगा, टॉर। 1 mm ऑफ Hg इज़ 1 टॉर, ठीक है? तो 760 टॉर बनेगा। अब आप बोलेंगे सर, तो इसका तो ये मतलब हो गया कि अगर मैंने ये एकदम मोटा-सा सिलेंडर लिया, तो 76 सेंटीमीटर अगर मैंने मर्क्यूरी भरा उसके अंदर, तो फिर इस जगह पे प्रेशर ज़्यादा होगा होगा और इसमें प्रेशर कम होगा। कैसे डिसाइड करेंगे फिर कि 76 सेंटीमीटर ही भरना है कि नहीं भरना है? देखिए, एक्चुअल में मैं आपको एक बात बता दूँ बहुत सिंपल सी, वो ये है कि हमने पर यूनिट एरिया लिया ही क्यों है? अरे पर यूनिट एरिया क्यों लिया है? क्योंकि देखो जब वज़न बढ़ेगा ना, प्रेशर कैसा है? फ़ोर्स अपॉन एरिया है। वज़न बढ़ेगा, यानी कि ज़्यादा जगह में आपने मर्क्यूरी भरा है, तो एरिया भी तो बड़ा होगा ना, एरिया भी तो बड़ा होगा। तो आपका एरिया वाला पार्ट है ना, वो एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब आप समझिए, आपने 1 यहाँ पे यूनिट ऑफ एरिया ले लिया, 1 यूनिट, तो आपने मर्क्यूरी भी तो कम भरा है। जब आप 2 यूनिट एरिया लेंगे, तो मर्क्यूरी इसका डबल भर जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर डबल भर जाएगा। तो डिवाइड भी तो 2 से हो रहा है ना, लेकिन जब डबल अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी आया है, तो डिवाइड भी तो 2 से हो रहा है।
तो प्रेशर सेम रहने वाला है। इसको सिंपल तरीके से अगर मैं बताना चाहूँ मैथमेटिकली, तो ऐसा होगा कि वेट को आप लिखिए mg, नीचे लिखिए एरिया। मास क्या होता है? मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, ठीक है? अपॉन एरिया। वॉल्यूम क्या होता है? एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर, राइट? तो अब आप देख सकते हैं कि एरिया एरिया तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो रो एच जी, ये होगा प्रेशर का फॉर्मूला। आप देख सकते हैं कि वजन एलिमिनेट हो चुका है, एरिया एलिमिनेट हो चुका है। यहाँ पे ना वजन दिखाई दे रहा है डब्लू, ना यहाँ पे एरिया दिखाई दे रहा है ना? सिर्फ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हाइट ऑफ द लिक्विड है। तो 76 सेंटीमीटर की हाइट ही लेना है आपको, चाहे आप बीकर में लें, चाहे आप एक पतले से सिलेंडर में लें। तो 76 सेंटीमीटर की हाइट का जो मर्क्यूरी है, उसका जो वजन का जो प्रेशर है बॉटम पे जो बनेगा, उसे कहते हैं बेसिकली 1 एटीएम प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? आई होप कि आपको ये बेसिक बात समझ में आई। सो 1 एटीएम प्रेशर 760 mm ऑफ एचजी या 760 टॉर। ये टॉर जो आया है नाम, ये बेसिकली एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टॉर्रिचेली। टॉर्रिचेली, इट्स अ फ्रेंच नेम आई गेस, कांट रिकॉल। फ्रेंच नेम है शायद, टॉर्रिचेली करके ये जो है ये एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है उसका। तो उसी को हम लोग इंग्लिश में थोड़ा टॉरिसैली बोल देते हैं और टॉर इसको बोल देते हैं, ठीक है? चलिए एनीवे, तो आई होप कि आपको ये बात बेसिकली समझ में आ रही है। ये भी 76 सेंटीमीटर हाइट और ये भी 76 सेंटीमीटर, बस मैंने खाली थोड़ा इसको ज़ूम आउट कर दिया, ऐसे समझ लीजिए, इसको छोटा करके दिखाया है, जगह नहीं थी मेरे पास इसलिए। अदरवाइज़ सेम हाइट की मर्क्यूरी आप लेंगे 76 सेंटीमीटर की, तो उसके वज़न से जो प्रेशर बनेगा बॉटम पे, दैट इज़ गोइंग टू बी 1 एटीएम प्रेशर। आई होप कि आपको ये बात बेसिकली समझ में आई। अच्छा, इसमें एक बात याद रखना कि ये जो बीकर है एनक्लोज्ड रखना। बीकर एनक्लोज्ड इसलिए रखना क्योंकि वरना अगर आप बीकर खुला रखेंगे तो भाई ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी तो है। तो आपके पास यहाँ पे फिर 1 एटीएम नहीं आएगा, 2 एटीएम आ जाएगा, क्योंकि 1 एटीएम प्रेशर तो यहाँ पे है ही, और 1 एटीएम इसकी वजह से भी आएगा 76 mm ऑफ एचजी की वजह से, ठीक है? तो एक्चुअल में 2 एटीएम प्रेशर हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसे बंद रखिए ताकि ऊपर कोई प्रेशर ना हो। तो सिर्फ और सिर्फ इसके वजन का जो प्रेशर है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो वजन का प्रेशर है वो 1 एटीएम के बराबर होगा। आई होप कि आप ये बेसिक बात समझ पाए हैं। किसी भी फ्लूइड के अंदर कितना प्रेशर है, उसे मेजर करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा डिवाइस आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे इसके अंदर जो है पूरा आपका फ्लूइड भरा हुआ है, तो एक बहुत ही सिंपल सा डिवाइस होता है। वो डिवाइस ऐसा है, उसका शेप मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे बहुत ही एक आइडियलाइज़्ड वर्ज़न दिखा रहा हूँ मैं आपको, इतना भी आइडियल नहीं होता है। तो मान लेते हैं कि ये भी एक छोटा-सा बीकर टाइप का है, बहुत छोटा-सा बीकर है, बीकर समझते हैं ना, पतीला टाइप का, और उसके ऊपर है ना ऐसा-सा पिस्टन टाइप का लगा हुआ है। और ये जो पिस्टन पिस्टन समझते हैं ना, एक ढक्कन, एक डंडे वाला ढक्कन, तो एक ढक्कन होता है जिसके ऊपर डंडा लगा हुआ है, उसे पिस्टन कहते हैं। और ये जो है एक इसको जो है स्प्रिंग कनेक्टेड है, नीचे से कनेक्टेड है अप टू द पिस्टन, ठीक है? पिस्टन मतलब ज़मीन से, यहाँ से ज़मीन से लेके पूरा पिस्टन तक, इस ढक्कन तक ये स्प्रिंग कनेक्टेड है। अब इसे अगर मैं ना अंदर छोड़ दूँगा, इसके अंदर छोड़ दूँगा, तो जैसे-जैसे ये नीचे जाएगा ट्रैवल करके, मान लीजिए बहुत गहरा है ये, ब गहरा कुएँ जैसा है, तो जैसे-जैसे नीचे जाता है ना, ऐसा देखा गया है कि पिस्टन दबता है अंदर की तरफ, पिस्टन जो है दबता है। देखिए, ये बाकी की वॉल्स भी दबना चाहती हैं, ये वाली वॉल, ये वाली वॉल, ये वाली वॉल, क्योंकि प्रेशर तो हर डायरेक्शन में सेम होता है। तो बेसिकली क्या है कि बाकी की वॉल्स भी दबना चाहती हैं, लेकिन ये बहुत हार्ड वॉल्स हैं, मान लेते हैं स्टील से बनी हुई हैं, तो नहीं दब रही हैं इतनी आसानी से, है ना? नहीं दब रही हैं। तो इसे जब अंदर मैं छोड़ूँगा ना, तो क्या होगा कि पिस्टन दबेगा। पिस्टन दबेगा, 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 लेकिन एक हाइट पर एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आके रुक जाएगा। मतलब अगर ये बीकर है और इसमें पिस्टन दब के थोड़ा-सा अंदर चला गया, तो एक पर्टिकुलर हाइट पे अगर इसे पकड़े रहता हूँ मैं, एक यहाँ पे पकड़े रहता हूँ लेट्स से, तो पिस्टन एक पर्टिकुलर वैल्यू तक दबेगा, ठीक है? उसके बाद मैं यहाँ पे पकड़े रहता हूँ, तो पिस्टन थोड़ा और गहराई तक जाके दब के रुक जाएगा। यहाँ पे पकड़ता हूँ इसको, तो और पिस्टन अंदर जाता है और रुक जाता है। अब आप बोलेंगे रुकेगा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जो प्रेशर लिक्विड अप्लाई कर रहा है इस पिस्टन के ऊपर, इस पिस्टन को दबा रहा है, उसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे है ना। तो बेसिकली जैसे-जैसे स्प्रिंग दबती है, कंप्रेशन फोर्स जब इस पे एक्ट होता है, तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है इसके अंदर डेवलप हो जाता है। जब एक कंप्रेसिव फोर्स एक स्प्रिंग पे डेवलप होता है, आप उसको कंप्रेसिव फोर्स दे रहे हैं, तो उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है जो कि इसको अपोज़ करता है। तो कभी ना कभी तो ये फोर्स बैलेंस हो सकता है ना? तो एक पर्टिकुलर हाइट पे ये एक पर्टिकुलर प्रेशर है और उसकी वजह से ये पर्टिकुलर एक रीस्टोरिंग फोर्स उसके ऊपर अपोज़िट डायरेक्शन में दे रहा है। तो एक जगह पे ये बैलेंस है। जब इसे मैं और अंदर डुबाऊँगा, तो ये बाहर का जो प्रेशर है ये और बढ़ जाएगा। लिक्विड का वज़न और बढ़ गया ना ऊपर अभी, है ना? डेप्थ के साथ-साथ जो है प्रेशर बढ़ जाता है। तो जो है स्प्रिंग और दबेगी,
और दबेगी ज़्यादा तो और फ़ोर्स डेवलप होगा और फिर बैलेंस हो जाएगा, फिर रुक जाएगा। तो अलग-अलग जगह पे जहाँ-जहाँ तक पिस्टन जाता है जहाँ-जहाँ तक पिस्टन जाता है, तो यहाँ पे आप मार्किंग्स कर दीजिए। आप मार्किंग्स कर दीजिए ना कैलिब्रेशन। ये कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो सब इंजीनियर लोग पे छोड़ दीजिए। लेकिन कैलिब्रेशन कर सकते हैं ना कि भाई यहाँ तक गया तो पता कर लिया कि भाई कितना फ़ोर्स पर यूनिट एरिया है। यहाँ तक गया तो पता कर लिया कितना फ़ोर्स पर यूनिट एरिया है, तो उससे प्रेशर की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप बेसिकली 1 पास्कल, 2 पास्कल, 3 पास्कल ऐसे करके आप और भी बीच की मार्किंग्स कर सकते हैं। 1.5 पास्कल, 2.5 पास्कल। तो प्रेशर जो लिक्विड की वजह से इस हाइट पर है, इस हाइट पर है, इस हाइट पर है, वो मालूम पड़ जाता है। तो अलग-अलग हाइट पे अलग-अलग प्रेशर रहता है ऑब्वियसली। एंड जितना ज़्यादा आप नीचे जाएँगे, पानी में गहरा जाएँगे, उतना बड़ा प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ेगा, तो डेप्थ के हिसाब से यानी कि प्रेशर इंक्रीज़ होता है। इसीलिए जो डैम्स होते हैं ना, डैम्स, बाँध, सभी को पता ही होगा डैम्स, वाटर रोकने के लिए जो डैम्स बने होते हैं, तो डैम्स में एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि उसकी जो वॉल्स है ना, वो नीचे की तरफ ज़्यादा थिक बनानी चाहिए हमको। ज़्यादा मोटी बनानी चाहिए डैम्स की वॉल, क्योंकि प्रेशर जो है ना नीचे की तरफ ज़्यादा हो जाता है ना, ऊपर तो जैसे पानी का प्रेशर जो भी होगा वो कम होगा, लेकिन नीचे प्रेशर बहुत ही भयानक हो जाता है ना? और एक हद से ज़्यादा डैम को भरना भी नहीं चाहिए, उसकी भी एक मार्किंग होती है, मान लेते हैं मार्किंग यहाँ तक है, तो फिर आप जो है पानी बस वहीं तक भरिए। जब ज़्यादा पानी भर जाएगा बेसिकली इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा कि डैम फटने का चांस बढ़ जाता है ना? प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो इसीलिए लोग फिर क्या करते हैं ना कि यानी कि यहाँ पे जो डोर्स वोर्स लगाते हैं, बेसिकली स्टील के बने हुए डोर्स हों या कैसे भी डोर्स हों जो लगाते हैं, उसे ओपन कर देते हैं। अगर जैसे इस डेंजर मार्क से ऊपर जब पानी भरने लगता है, तो डैम को खोल देते हैं ताकि थोड़ा-सा पानी बह जाए, तो ताकि जिससे कि डैम बचा रहे, है ना? डैम सुरक्षित रहे। तो डैम की डिफरेंट-डिफरेंट हाइट्स पर बेसिकली जो है प्रेशर डिफरेंट-डिफरेंट होता है। इस बात को ज़रा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? प्रेशर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा वैसे जो है अगर एक बीकर या एक सिलेंडर है, पूरा बंद है मान लेते हैं, पूरा बंद है ना? ये क्लोज़्ड है, तो इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है। अगर आपने यहाँ होल कर दिया लेट्स से और यहाँ होल कर दिया और यहाँ होल कर दिया, 3 पोज़ीशंस हैं ए, बी, सी। तो क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा दूर जो है बेसिकली पानी किसमें से जाएगा? कहाँ से जाएगा? कितनी मतलब सबसे ज़्यादा दूर रेंज क्या किसकी होगी? अब प्रेशर यहाँ कम है, तो पानी जब निकलेगा ना, पानी जब निकलेगा ए पॉइंट से, तो प्रेशर कम है मतलब स्पीड कम रहेगी पानी की। स्पीड कम रहेगी तो ये थोड़ी ही दूर जाएगा। अब आप बोलेंगे सर थोड़ी दूर क्यों जाएगा? देखो, इसके पास है ना मतलब यानी कि क्योंकि स्पीड फॉरवर्ड स्पीड कम है, लेकिन टाइम ज़्यादा है, तो एक ठीक-ठाक दूरी पर ये पहुँच जाएगा। अच्छा इस बंदे का क्या? इस पे तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सबसे दूर ये जाना चाहिए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं, सबसे दूर ये जाए ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके पास स्पीड भले ज़्यादा है बट इसके पास नीचे आने तक का टाइम कम है, इसके नीचे आने तक का टाइम कम है। तो अभी तो ये क्योंकि मैंने जस्ट ऐसे रैंडमली बनाए हैं, तो या तो सेम जगह पे भी आ सकते हैं या थोड़ा पहले भी आ सकता है, थोड़ा बाद में भी आ सकता है। मैंने रैंडमली बनाया हुआ है ना, ये रैंडमली बनाया हुआ है। तो मान लेते हैं कि चलिए इधर चला गया, है ना? इधर चला गया। तो इसके पास वेलोसिटी ज़्यादा है, लेकिन इसके पास नीचे आने का वक़्त काफ़ी कम है ना? क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी कम है और वो डिस्टेंस बड़ा है, तो वो ज़्यादा दूर तक चल सकता है और ये कम दूर तक चल सकता है उतने ही टाइम में। मतलब लेकिन स्पीड ज़्यादा है तो वो थोड़ा कंपेंसेट होके थोड़ा आगे-पीछे हो जाएगा। देखिए, मैं इन दोनों में कंपेयर कर ही नहीं रहा हूँ। ये दोनों में से कोई भी थोड़ा ज़्यादा, कोई भी थोड़ा कम हो सकता है, बिकॉज़ ये पोज़ीशंस मैंने रैंडम चुनी है। अब अगर ये पोज़ीशन जो है ना, एग्ज़ैक्टली बीच की पोज़ीशन है, अगर मान लो ये हाइट h है और मैंने क्या है ना h/2 पे चुना है ना ये, तो ऐसा देखा गया है कि दिस हैज़ द लॉन्गेस्ट रेंज, क्योंकि इसके पास वक़्त भी ज़्यादा है थोड़ा-सा और इसकी स्पीड भी ज़्यादा है। स्पीड भी ज़्यादा और वक़्त भी ज़्यादा है। तो इस हाइट पर h/2 जो हाइट होती है ना, इस हाइट पर अगर होल बनाया गया, तो ये पानी सबसे ज़्यादा दूर ट्रैवल करता है। दिस ट्रैवल्स द मैक्सिमम। इसके ऊपर एक प्रॉब्लम भी है, जो कि आप है ना रेसनिक हैलिडे बुक में से पढ़ सकते हैं। इसमें ये प्रूफ किया गया है। इसमें प्रूफ किया गया है कि हाफ पे अगर आपने होल बनाया है, तो बेसिकली उसमें से जो पानी निकलेगा, वो जो है मैक्सिमम दूरी पर जाएगा। मुझे वक़्त मिलेगा तो मैं बीच में एक वीडियो उसके ऊपर भी बना दूँगा, उस प्रॉब्लम के ऊपर, कि कैसे करके प्रूव कर सकते हैं कि हाफ हाइट पे बनाया गया होल के अंदर से निकला हुआ पानी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो ये हो गया प्रेशर के बारे में इंट्रोडक्शन और फ्लूइड्स के बारे में इंट्रोडक्शन। अगले वीडियो में हम लोग जो है बेसिकली देखेंगे एक पैराडॉक्स देखेंगे, हाइड्रोस्टैटिक